बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज दो आईनी मामलात के ऊपर बात करनी है। पसे पर्दा बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह खबरें नहीं आ रही। एक तो नए सूबों वाला मामला है। ये बड़ी संजीदा सूरत इख्तियार कर गया है नए सूबों का। क्या रेफरेंडम के जरिए ये मसला हल किया जा सकता है? और दूसरा ये कि 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के लिए 19 जजों की नामजदगियां की थी, लेकिन ताहाल उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ऐवान सदर से मंजूरी होनी थी, फिर नोटिफिकेशन जारी होना था। क्या सदर मुमलकत जो हैं वो वाकई नाबलद हैं, कानून से आगाह नहीं है, या फिर वो दीदा दानिस्ता जुडिशल कमीशन के आईनी इख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं? इन दोनों मामलात के जो कानूनी और आईनी पहलू हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले एक और मामला है। पहले भी मैंने ये अर्ज किया था, जब इमरान खान और बुशरा बेगम ने 190 मिलियन पाउंड वाले केस में सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था, अपीलें की थी जमानत के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब हमें इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब ये गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। ये इख्तियार समात है आईनी अदालत का। नया ऑर्डिनेंस में तरमीम हो चुकी हुई है और सेकंड अपील जो है वो जानी है आईनी अदालत में, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के जो नैब के मुकदमात हैं, उनके जो फैसले हैं, उनके खिलाफ अपील का जो फोरम है वो वफाकी आईनी अदालत है। ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई ही नहीं हो सकती। तो पिछले से पिछले मेरे ख्याल विलाग में मैंने ये बताया था, जिस दिन जो फैसला आना था, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस शाहद बुलाल हसन ने जिस दिन महफूज किया गया इस हवाले से अपना फैसला सुनाना था, तो तब भी मैंने ये अर्ज किया था जनाब ये फैसला मुतवक्का फैसला यही है, क्योंकि आइन और कानून का तकाजा है कि ये केस जो है, ये दरखास्त जो है, ये फैसला कर दिया जाएगा जनाब, ये आप जाएंगी आईनी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन नहीं है। अब इस हवाले से एक खास ग्रुप है जो इन जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है और फिर इमरान खान की फेवर में हमेशा उसने बात करनी होती है और तनकीद करनी होती है अदलिया पे। यानी एक चिपड़कलातियों का एक ग्रुप है, वो आपकी इल्म में है, वो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो जनाब एक चिपड़कलाती ने ये कहा कि जनाब ये देखे सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार जो है एक और इख्तियार सरेंडर कर दिया। फिर जनाब एक और साहब आगे मैदान में, उन्होंने कहा कि जनाब देखें ये तो आइन और कानून की तशरीह का मामला था। पहले ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे जनाब, ये हमारे पास जुडिक्शन है। फिर बाद में आगे कि जनाब नहीं ये देखें ये तो जनाब आइन और कानून की तशरीह का मामला था और सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियार है, इन्होंने ये कैसे फैसला कर दिया कि जनाब हमारा इदारा इख्तियार नहीं है, ये मामला जो है ये आईनी अदालत में जाए। भाई मेरे ये सीधा सीधा ये ना आइन की तशरीह का मामला था, ना कोई और मामला था, ये आइन के नफाज का मामला था। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब जो जुडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो है आइन के आर्टिकल 185 के तहत, और आइन का आर्टिकल 185 जो है वो आइन के आर्टिकल 175F से मशरूत है। अब 185 में लिखा हो जनाब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ फलां 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 फलां, तो इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी, आईनी मामला तो इसके पास नहीं आएंगे। और जो अगर सूबों के दरमियान कोई तनाजा हो वो इसके पास नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो इख्तियार दे दिया गया है आइन के आर्टिकल 175F के तहत आईनी अदालत को। अच्छा, उसमें एक ये भी लिखा गया है 175F में, ये लिखा गया है कि अगर पार्लियामेंट कानून के जरिए, कानून साजी के जरिए कोई कानून बना के कोई इख्तियार समात दे देती है आईनी अदालत को, तो वो मामला भी आईनी अदालत में ही सुना जाएगा। तो वो नैब ऑर्डिनेंस में जो उन्होंने तरमीम कर दी, 32 से शामिल कर दी, उसमें ये लिख दिया गया कि सेकंड अपील जो है वो आईनी अदालत में जाएगी। तो इसमें क्या इतना सीख पाने की क्या जरूरत है यार? ये आईनी मामला है, ना ये सरेंडर का मामला है और ना ही ये जनाब जुडिक्शन से बाहर जाके फैसला करने का मामला है। अच्छा, अगर ये फैसला कर देते नहीं जी हम सुनेंगे, वो मैंने अर्ज भी कर दिया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त जाती है, जो अपील जाती है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, नैब के मुकदमात हो, 199 के मुकदमात हो, हाई कोर्ट से जो फैसले हो,
تو وہ پہلے ایک درخواست دی جاتی ہے کہ جناب ہمیں اپیل فائل کرنے کی اجازت دی جائے، پٹیشن فار لیو ٹو اپیل وہ ہوتی ہے. تو جب وہ درخواست منظور ہوتی ہے تو اس کو اپیل میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے، اور اپیل جو ہے وہ اختیار سماعت جو ہے وہ آئینی عدالت کا ہے، نیب کا. اس میں اتنی کیا راکٹ سائنس ہے جناب، اس کے اوپر جناب یہ بلا وجہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اور ججوں کے نام لے کے، ان ججوں کے بینچ کے ججوں کے نام لے کے جناب یہ تو کرتے ہی ایسے ہیں، عجیب و غریب جو معاملہ ہے. کبھی یہ ان کے پسندیدہ ہوتے تھے، ایک دور تھا، بعد میں یہ ان کے خلاف ہو گئے. اچھا دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 19 نئے ججوں کے ایڈیشنل جج ہوتے ہیں، 1 سال کے لیے آتے ہیں وہ، ان کے تقرر کی 20 اور 21 جولائی کو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے ان ججوں کے تقرر کی یہ نامزدگیاں کی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی تک، بلکہ یہ کہ جمعے اور یہ کہہ لیں کہ سیٹرڈے کو یہ بڑی امید تھی، امکان تھا کہ جناب صدر مملکت منظوری دے دیں گے اور ان ججوں کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو پیر والے دن یعنی آج انہوں نے یہ بندوبست بھی کر لیا تھا ان کی حلف برداری کا، نئے ججوں کی حلف برداری ہونا تھی، لیکن وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. یہ اتوار والے دن کل 4:04 پر مجھے ایک بڑے باخبر آدمی نے اسلام آباد سے یہ میسج کیا کہ صدر مملکت جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اعتراض لگا کے نا یہ جو سمری تھے ان ججوں کے تقرر کی وہ واپس بھیج دی ہے، سمری جو ہے. اب میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب یہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کے تقرر کا معاملہ ہے نا، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد انتظامیہ کا عمل دخل اس میں بالکل زیرو ہو گیا ہوا ہے. یہ مداخلت انتظامیہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہی یہ صورتحال جو ہے یہ پیدا ہو گئی تھی. تو اب یہ کس اختیار کے تحت؟ اچھا ویسے نا پیپلز پارٹی والے جو ہے نا پھڈا چڈا لیتے رہتے ہیں ہمیشہ. بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں نا انہوں نے ہائی کورٹس میں پیپلز پارٹی کے وہ جج جو ہے نا وہ ججوں سے بھر دیا تھا. تو وہ بعد میں پھر اس کو چیلنج کیا گیا اس کریوں کو، اور پھر یہ کہ جناب جو آئین ہے ہمارا 1973 کا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 14 سال کے بعد جو ہے نا 14 سال تک انتظامیہ اور عدلیہ اکٹھے رہیں گے، 14 سال کے بعد یہ انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے یہ الگ الگ ہو جائیں گے. نہ یہ عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کر رہے تھے، علیحدگی اختیارات والی جو بات ہے، اور نہ ہی یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس، ٹھیک ہے نا. یہ کنسلٹیشن سے مراد لے رہے تھے جناب جو بینظیر بھٹو نے، جو میں نے عرض کیا نا جو تعیناتیاں کی تھیں ہائی کورٹ میں یہ وہ، تو وہ جناب اس کو یہ لے رہے تھے جناب وہ گپ شپ، اس کا مطلب گپ شپ اوکے ہو گیا جناب. اچھا وہ چیلنج ہو گیا. حبیب الوہاب الخیری الجہاد ٹرسٹ والے جو ہیں انہوں نے جناب چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ نے 20 مارچ 1996 کو ایک ججمنٹ دی تھی. سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک تو علیحدگی اختیارات والا انہوں نے کہا جناب یہ الگ الگ کریں ان کو، انتظامیہ اور عدلیہ کو، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا جناب جو یہ مشاورت ہے نا، مشاورت اس سے مراد بامعنی مشاورت، مؤثر مشاورت. اگر آپ جو ہے چیف جسٹس کی کنسلٹیشن سے آپ نے ایگری نہیں کر رہے، اس کی مخالفت کرنی ہے تو وہ ریزننگ دیں، اور ان جو ریزننگ دیں گے، جو وجوہات دیں گے، ان کا جوڈیشل اس کا عدالتی جائزہ جو ہے وہ لیا جا سکے گا. یہ انہوں نے ججمنٹ دے دی، اور پھر جناب وہ دوبارہ انہوں نے یہ بھیج دیا معاملہ کہ جناب چیف جسٹس صاحبان میں دوبارہ نام شام بھیجیے. تو کئی جو ہے میرے خیال 16 کے قریب جو جج ہیں وہ تو لاہور ہائی کورٹ سے فارغ ہوئے تھے. پہلے ان کو لے آف کیا گیا، کام دینا بند کیا گیا، پھر جناب وہ جب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو وہ جناب ویلے آندے سی جاندے سی، تنخواہ لیندے سی، مہینہ 2 مہینے اس طرح کم شم چل رہے. بلکہ وہ ایک اور عدالت تھی ہماری جو شرعی عدالت ہے، وفاقی شرعی عدالت، اس کے جج ہوتے تھے محمدی سم تھنگ ان کا نام تھا. تو ان کو تو وہ لاہور میں کام کر رہے تھے جناب، ان کو نکال دیا تھا جا کے وکلا نے نا، عدالت سے نکال دیا جناب. آپ کس حیثیت سے بیٹھے جناب یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں؟ شفیع محمد یہ ان کا نام تھا میرا خیال ہے. تو وہ اس طرح کی صورت، ایک تو وہ معاملہ ہوا. پھر جناب جب یہ 18ویں ترمیم آئی ہے تو اس کے بعد وہ اس وقت جناب وہ آگے تھے بحال ہو کے چودھری افتخار محمد چودھری صاحب، انہوں نے جناب اس کو جناب انہوں نے وہ
जो आईनी तरमीम का जायजा लेना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने जबरदस्ती इसमें एक और तरमीम को आई जो उसमें जो 18वीं तरमीम जुडिशियल कमीशन बनाया गया था, एक पार्लियामानी कमेटी बनाई गई थी जजों के तकर्रर के लिए। तो उन्होंने एक तो जुडिशियल कमीशन के इख्तियारात बढ़वाए, फिर बाद में उन्होंने कुछ ऐसी जजमेंट्स दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब वो जो ना पार्लियामानी कमेटी, जुडिशियल कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस देनी होती थी वो जाती थी फिर पार्लियामानी कमेटी में, पार्लियामानी कमेटी ने फिर उनका फैसला करना होता था। तो वो जनाब उन्होंने पार्लियामानी कमेटी के कोई इस तरह का उन्होंने वो कह रहा मैंने कि जजमेंट्स इस तरह की जजमेंट्स दी कि जनाब वो पार्लियामानी कमेटी जो है वो उसमें मुअत्तल बन के रह गई। बल्कि ऐसा भी हुआ कि ये एक बैच जो है हाई कोर्ट्स में जजों के, वो जनाब ये जो जुडिशियल कमीशन है ये रिकमेंड करता था और उसमें ये लिखा हुआ था कि जनाब अगर 15-14 दिन के अंदर अंदर जो पार्लियामानी कमेटी है अगर उसका कोई फैसला नहीं करती तो फिर वो समझा जाएगा इनकी जो सिफारिशात है वो खत्म हो जाएंगी जुडिशियल कमीशन की। तो वो पार्लियामानी कमेटी में लगा हमारा तो जनाब सिफारिश करने का या इन सिफारिशात का जायजा लेने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर हम कोई सिफारिश करते सुप्रीम कोर्ट हटा के रख देती है उसको और जजमेंट दे दी हुई है। तो मैंने अर्ज किया कि ये एक बैच जो है वो जुडिशियल कमीशन ने रिकमेंड किए नाम, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ, 14 दिन गुजर गए, 15वें दिन जो है वो सिफारिशात हतमी बन गई। ये मैं 18वीं और 27वीं तरमीम के दरमियानी अरसे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले जो होता था ना, जो हमारा आइन था उसमें यह था कि जनाब अगर हाई कोर्ट्स में जजों का तकर्रर होना है तो वो जनाब विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर मुतलका सूबे का और मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अगर सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर होना होता था तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कंसल्टेशन के साथ, मुशावरत के साथ। लेकिन देखें ना, ये इनका भी कसूर होता है जो ये अंधाधुंध कार्रवाइयां करते हैं, आल लेके जनाब मुशावरत कर ली, जनाब पूछ लिया, मैं पूछा जनाब कि ए नाम कर दिए जनाब, उन्होंने कहा जनाब नहीं करो, लेकिन क्योंकि मशवरा हो गया ओके। इस तरह की जब ये हरकतें करेंगे तो फिर अदलिया जो है वो इस तरह के जैसे जिन फैसलों का मैंने जिक्र किया है उस तरह के फैसले पर आएंगे। अब क्या हुआ है, अब जो मैंने अर्ज किया कि जनाब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अल्लाह करे कि ये जो मेरे दोस्त ने मुझे 4:04 पे कल मैसेज करके ये ब्रेकिंग न्यूज दी थी, तो ये खबर अल्लाह करे कि दुरुस्त ना हो, मेरी तो ये दवा है। लेकिन सोर्स बड़ा पक्का है, वो कहता है नहीं जनाब ये मैंने जो कहा है ये ऐसे ही हुआ है, उन्होंने समरी वापस कर दी। लेकिन बहरहाल ये तो तय है कि अभी तक वो मैंने कहा ना पीर वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट में तो जजों का हलफ भी था, तय हो गया था, शेड्यूल जो है इंतजामात शुरू हो गए थे, तो वो मुखर कर दिया कि क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। मैं हैरान हूं कि सदर मुमलकत किस इख्तियार के तहत ये समरी रोक के बैठ गए हैं या फिर उन्होंने समरी जो है वो इतराज लगा के वापस कर दी है। ये तो खालिस्तन जुडिशियल कमीशन का इख्तियार है। जब मैं माजी की बात कर रहा हूँ ना, 18वीं तरमीम से पहले की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जो उसमें तो सदर अपॉइंट करेंगे जजों को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में करना हो, और अगर हाई कोर्ट्स में करना हो तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और मुतलका सूबे का गवर्नर, ठीक है ना। क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है और जो सदर है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे और गवर्नर जो है वो ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम यानी वजीर आला की एडवाइस पे उन्होंने काम करना, इसलिए उनकी एडवाइस के ऊपर वो जो है अपॉइंटमेंट्स होती थी। सदर वहां इतराज कर सकते थे। यहां तो ये देखें ना, जो 175A शामिल किया गया है, जो तरमीम की गई है 27वीं आईनी तरमीम में, वहां ये लिखा गया है कि आला अदलिया यानी कि आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत के जजों के तकर्रर के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक जुडिशियल कमीशन होगा, यानी अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन ने करनी है। अब तो पार्लियामेंट्री कमेटी का झंझट भी खत्म कर दिया उन्होंने, उसमें 4 पार्लियामेंटेरियन जो हैं, एक सेनेट से और एक कौमी असम्बली से अपोजिशन का, और जो हिज़्ब इक़्तिदार के बेंचों पे, ट्रेजरी बेंचों पे जो बैठे होते हैं उनके जनाब 4 बंदे जो हैं वो भी कमीशन का हिस्सा होता है। और जब ये इन जजों का तकर्रर हुआ ना, सिफारिश हुई, तो उस वक्त मैंने ये अर्ज किया था जनाब इस मरतबा ना वो क्या कहते हैं उसकी फरूक एच नाइक की लिस्ट के ऊपर कोई जनाब किसी ने ध्यान दिया है, और ना ही
एहसन बून जो हैं वो अपने करीबी दोस्त को जज बनवा सके हैं लाहौर हाई कोर्ट का। मैंने नाम भी लिया था, शान गोल के लिए बड़ा जोर लगाया था इन्होंने, एहसन बून ने। इस मरतबा जो चीफ जस्टिस साहिबान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने जो लिस्टें भेजी थी ना नामों की, तो वो गालिब रहे हैं, वो नाम गालिब रहे, क्योंकि वो अपने नामों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और ना ही, और इसमें अमीनुद्दीन खान साहब का जो मैंने कहा ना किरदार के, उन्होंने जनाब ये इन्होंने कहा कि जनाब इसमें जो सीटें हैं, यानी मसलन लाहौर हाई कोर्ट में 10 नाम जो है जो फैसला किया था जुडिशल, 10 जज नए लाए जाएंगे, जबकि सीटें 20 हैं। इन्होंने बड़ा जोर लगाया जनाब 2 जज और बढ़ा दें, सीटें और बढ़ा दें। उनका नहीं नहीं, जो फैसला हो गया वो हो गया। तो ये अब जो ये हमारे साहब हैं सदर मुमलकत, जैसे मैंने मसालें दी हैं माजी की, तो ये अगर ये मामला चैलेंज हो जाता है आईनी अदालत में, ज़ाहिर है आईनी अदालत में मामला जाना है कि सदर ने समरी क्यों भेजी। जनाब जो भी मामला होना है, कोई बंदा चैलेंज कर देता है, जुडिशल कमीशन का कोई मेंबर ही चैलेंज कर देता है, कोई आम शहरी चैलेंज कर देता है, मुफादियामा में कोई मामला चला जाता है वहाँ पे, तो फिर ये भी तो हो सकता है ना, जैसे माजी में जो इख्तियारात थे इंतजामिया के, उनके ऊपर कदगनें लगी थी जजमेंट्स के जरिए, तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि जनाब ये देखें, जनाब लिख दिया गया है 175A में कि जनाब आला अदलिया में जजों की अपॉइंटमेंट के लिए एक जुडिशल कमीशन होगा, यानी जुडिशल कमीशन अपॉइंटमेंट करेगा। सर ये मैं मतलब लेता हूँ उससे, जो उसमें लिखा हुआ है। तो सदर मुमलकत इन अपॉइंटमेंट्स में कैसे रुकावट डाल सकते हैं? तो ये भी हो सकता है, ये कोई कानून तो है नहीं कि जनाब कानून जो है ये जनाब सदर के पास गया तो उसने एतराज लगा के वापस भेज दिया, या वज़ीर आज़म की एडवाइस थी, वो अगरचे एक मरतबा 15 दिन के लिए जनाब वो जो है अपने पास रख सकते हैं, फिर वापस भेजेंगे दोबारा, फिर अगर जाएगा तो फिर तो वो मंजूर करने के पाबंद होंगे बिला वजह। हम ही वो कहते हैं ना कि दूध देना महंगनियां पा के। एक बात तो ये, दूसरा अगर ये सुप्रीम कोर्ट सॉरी वो आईनी अदालत जो है ये फैसला दे देती है जनाब ये अपॉइंटमेंट का इख्तियार तो जुडिशल कमीशन का है, जैसे ये अभी मैंने अर्ज किया ना, जो नए हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के जो कमांडर मुकर्रर हुए हैं उसमें सदर का कोई अमल दखल नहीं है, वज़ीर आज़म ने करना होता है। तो ये भी कोई ऐसा ऑर्डर ना लेके बैठ जाए यार कि जनाब सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं, ये तो हमारा इख्तियार है अपॉइंटमेंट का, तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, जुडिशल कमीशन ने जो अपॉइंटमेंट के जनाब वो नामजदगियां कर दी, तो इसमें तो रुकावट ही नहीं डाल सकती इंतजामिया, तो जनाब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। माजी में भी सदारती रेफरेंस के जरिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जनाब आइन में तो लिखा हुआ कि सदर जो है वो विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस, गवर्नर वगैरह वगैरह वो अपॉइंट करेंगे। तो जनाब इसमें क्या जो वज़ीर आज़म है उनकी एडवाइस जरूरी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था नहीं नहीं जनाब, क्योंकि सदर जो है उसने काम ही ऑन द एडवाइस ऑफ PM करना होता है, प्राइम मिनिस्टर, तो ये डायरेक्ट जो है वो तकर्रर नहीं हो सकता। ये उन्होंने वैसे फैसला दिया था, अगर जो फड्डा था हुकूमत के साथ, लेकिन उन्होंने ये फैसला यही दिया था। हो सकता है अब ये मामला अगर जाता है तो कोई और किस्म का फैसला आ जाए आईनी अदालत से, वो एवं बिला वजह जरा ना मैं अर्ज किया कि कितनी देर तुम रोक सकते हो यार, कितनी दफा एतराज ला सकते हो, ये भी तो देखने वाली गल है ना, थोड़ा कोई इख्तियार ही नहीं है, तुम एवं चैलेंज करी जा रहे हो। बहरहाल एक तो बात होगी ये, और दूसरी जो बात है ना वो आप ये कह लें कि बड़ी एक तरह से गंभीर सूरत इख्तियार करती जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले से पिछले वीलाग को शायद 24 जुलाई को जो मैंने वीलाग किया था, तो मैंने उसमें ये अर्ज किया था कि जनाब एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत जो है ना उसकी मुलाकात हुई है कुछ लोगों के साथ, और उन्होंने बड़ी खुल के बातें, जब कई एक लोग जो हैं वो मौजूद हों एक मीटिंग में, एक मुलाकात में, तो इस बात का इम्कान मौजूद होता है कि जनाब जो बातें हैं ये उन लोगों तक पहुंच जाएंगी जिनके बारे में ये बातें की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के, छिपाने के तरद्दुद के, या गोल मोल बात करके जनाब अहमी तासर देने, सीधी सीधी बातें की, ठीक है ना। एक तो ये जो बात है ना कि जो सियासतदान है हमारे, ये जनाब अपना मफाद जो है ये मुकद्दम रखते हैं, और बाज़ औक़ात कौमी मफादात के ऊपर सियासत भी करते हैं, जैसे नहरों और डैमों वाला जो जिक्र हुआ। दूसरा ये कि जनाब ये सूबों वाला जो मामला है इसके ऊपर उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जनाब मेरी तो ख्वाहिश है कि नए सूबे बने और इस हवाले से रेफरेंडम जो है वो करवा लिया जाए।
اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نئے صوبے جو ہیں وہ بنتے کیسے، کیا ریفرینڈم جو ہے اس مسئلے کا حل ہے؟ یہ مجھے ایک دوست نے آج اسلام آباد سے یہ فون کیا تھا، بڑی تفصیلی انہوں نے میرے ساتھ بات کی اور انہوں نے میرے موقف کی تائید کی۔ تو بہرحال یہ آئین کا آرٹیکل ہے 1، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جو پاکستان ہے یہ کن علاقوں پہ مشتمل ہوگا۔ اس کے 4 صوبے ہوں گے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، پھر اسلام آباد، پھر اسلام آباد کے زیر اہتمام علاقے، پھر وہ علاقے جو فاٹا چھاٹا ہوتے تھے اب شامل ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ سارا ان کا ذکر ہے، اور وہ ریاستیں جو الحاق کے ذریعے پاکستان میں یا کسی بھی طریقے سے پاکستان میں شامل ہو گئی ہوئی ہیں، اور وہ ریاستیں جو بعد میں شامل ہوں گی، جیسے کشمیر کی بات کر لیں آپ، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر نئے صوبے بنتے ہیں، جو 4 صوبے لکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو پھر لکھنا پڑے گا جناب 12 صوبے، 16 صوبے، 30 صوبے، 34 صوبے، جتنا بھی ہے، اور پھر ان صوبوں کے نام لکھنے ہوں گے، اور صوبوں کی جو حدود ہیں ان کو آگے پیچھے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو آئین کے آرٹیکل 1 میں یہ ترمیم ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 238 ہے نا، وہ اختیار دیتا ہے پارلیمنٹ کو ترمیم کا، ٹھیک ہے نا، کہ آئین میں ترمیم کر لیں۔ اگر یہ ترمیم کرنی ہے صوبوں میں، نئے نام شام لانے ہیں، تو وہ جناب ترمیم جو ہے وہ اختیار دے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن آرٹیکل 239 کا سب آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ اگر آئینی ترمیم صوبوں کی حدود کی تبدیلی سے متعلق ہو تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ صدر کو منظوری کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد اگر پارلیمنٹ منظوری دے دیتی ہے 2/3 اکثریت سے، تو پھر وہ متعلقہ صوبے کی اسمبلی کے پاس جائے گا معاملہ، یعنی سے جس صوبے کی حدود میں رد و بدل کر رہا مقصود ہو، تو وہ پھر وہ صوبہ جو ہے اس کی جو اسمبلی ہے وہ 2/3 اکثریت سے اس کو جو ہے وہ جناب اگر منظوری دیتی ہے، تو پھر وہ ترمیم جو ہے وہ منظور شدہ تصور کی جائے گی اور صدر کے پاس جائے گی۔ یہ ہے آئینی طریقہ۔ لیکن اس سے آگے کا ایک طریقہ جو کہا گیا وہاں طاقتور شخصیت کی طرف سے کہ جناب میں چاہتا ہوں ریفرینڈم کروایا جائے، اور ریفرینڈم بھی صوبوں میں، یہ نہیں کہ جناب پورے ملک کے اندر ایک ہی ریفرینڈم ہو جائے۔ اس طریقے سے تو بلوچستان والوں کی بات ہی کوئی نہیں سنے گا۔ پنجاب والے جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ زیادہ تعداد میں ہیں، پنجاب والے اگر ایکا کر لیتے ہیں تو وہ جو پنجاب والے چاہیں گے جناب صوبے بنیں گے تو بنیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں۔ وہ جناب جن صوبوں میں تبدیلی یا ان کی حدود یا نئے صوبوں کی بات ہونی ہے، وہ اس صوبے کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جناب ایسا ممکن ہے۔ آئین میں ایک آرٹیکل ہے 48 اور اس کا سب آرٹیکل ہے 6۔ یہ ہم آپ کو 6 جو ہے یہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں۔ اچھا، یہ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیپٹر ہے نا 48، یہ صدر کے اختیارات سے متعلق ہے، لیکن اس میں یہ جو 6 ہے یہ وزیر اعظم سے متعلق آ گیا اختیار۔ یہ کیسے آ گیا؟ اس کا پس منظر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ماضی میں جو تھا نا یہ ریفرینڈم والا اختیار 48 سب آرٹیکل 6 جو ہے یہ صدر کا ثوابدیدی اختیار تھا، یا پھر آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر۔ اگر صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑا کوئی اہم قومی نوعیت کا معاملہ ہے تو اور عوامی رائے لینا ضروری ہے تو ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے، اور یا پھر وزیر اعظم اگر سمجھتے ہیں وہ ایڈوائس دیتے ہیں صدر کو، اس میں پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ خالصتاً انتظامی اختیار تھا۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس، یا اگر صدر سمجھتا ہے ڈسکریشنری پاور تھی صدر کی کہ جناب یہ ریفرینڈم ہونا چاہیے، تو وہ ریفرینڈم کا حکم دے دے گا۔ ریفرینڈم ہو جائے گا ایک سوال کی شکل میں عوام کے سامنے جناب، اور پھر ریفرینڈم جو ہے وہ اس کا آگے مزید ایک آرٹیکل ہے، وہ ہے یعنی سب آرٹیکل 7، وہ میں آگے جا کے ذکر۔ اب جو ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد اب اس میں ترمیم کر دے گی، اب صدر کا اختیار ختم، بالکل صدر کے چیپٹر میں یہ چیز شامل ہے، باب صدر کے اختیارات والا ہے 48 والا جو ہے، لیکن اختیار یہ دے دیا گیا ہے وزیر اعظم کو کہ اگر وزیر اعظم قومی اہمیت کے معاملے پہ سمجھتا ہے کہ عوامی رائے لینی چاہیے، استصواب رائے ہونا چاہیے، ریفرینڈم ہونا چاہیے، تو وہ یہ معاملہ مجلس شورا کو پارلیمنٹ کو بھیجیں گے، اور پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں اس کی منظوری دے گا یا مسترد کر دے گا۔ اگر وہ
मंजूरी मिल जाती है मुश्तरका अजलास में, यानी सेनेट और कौमी असम्बली का अजलास होता है, वहाँ अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर वज़ीर आज़म जो है रेफरेंडम को एक सवाल की शक्ल में वो अवाम के सामने रखेंगे। और जो 7 है वो ये कहता है, सब आर्टिकल 7 वो ये कहता है कि मजलिस शूरा जो है ना, वो एक कानून के ज़रिए रेफरेंडम के हवाले से कानून बनाएगी और फिर उसके नताइज और उसकी नताइज की तैयारी, फिर तदवीन और फिर उन पे अमल दरामद का तरीक़ाकार वज़ा करेगी। अब ये मैं बताऊँ कि जो रेफरेंडम होता है वो पार्लियामेंट से बड़ी राय होती है, वो अवामी राय, पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे होते हैं जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अवाम की, लेकिन ये जो रेफरेंडम है ये डायरेक्ट राय है अवाम की, ये पार्लियामेंट और आइन से बालातर के इक़दाम होता है। बल्कि मैं एक दिलचस्प बात बताऊं आपको, ये जो बुनियादी आइनी ढांचे वाला मैं कई दफ़ा इस पर जिक्र कर चुका हूं कि बुनियादी आइनी ढांचा जो है, जो हमारी अदालतों ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है मुकदमात के जरिए फलां चीज़ें, तो ये है कि बुनियादी आइनी ढांचे में जो है ये तरमीम नहीं कर सकती पार्लियामेंट, उन्होंने डिक्लेयर किया, आइन में लिखा हो जो मर्जी करें। इंडिया में भी ऐसे ही है, भारत में भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के जरिए जो है ना बुनियादी आइनी ढांचा जो है ये तख्लीक पाया था, पाकिस्तान में भी ऐसे है। दोबारा अब ये अगर वो जजमेंट्स है ना, उसको अगर बुनियादी ढांचे में तरमीम करनी हो तो ये भारत जो है, भारत की जजमेंट, उन्होंने जजमेंट दे दी हुई है कि जनाब आप अपने मंशूर में शामिल करें जमात कि जनाब ये हम बुनियादी ढांचे में तरमीम करेंगे। अगर वो जीत के आ जाती है और 2/3 अक्सरियत होती है पार्लियामेंट, वो उसके बाद आइन में तरमीम करने का होता है, उसके पास मैंडेट वो कर ले। इसी तरह ये अब देखें ना, जब पाकिस्तान में जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जमात बनाई थी, क्या समथिंग कोई जस्टिस पार्टी थी, तो उसमें उन्होंने मंशूर में जो लिखा था कि हम जनाब सदारती निज़ाम लाएंगे, यानी बुनियादी आइनी ढांचा जो हमारी अदालतों ने डिक्लेयर किए हुए पार्लियामानी सिस्टम को डिक्लेयर किया, वो कहते नहीं, वो ज़ाहिर है क्योंकि उन्होंने उसमें लिख दिया, मंशूर भी अपने लिख दिया, अगर अवाम ने मैंडेट दे दिया उनको तो वो आके सदारती निज़ाम के लिए तरमीम कर सकेंगे। तो रेफरेंडम या फिर रेफरेंडम के जरिए बुनियादी आइनी ढांचे में भी तरमीम हो सकती है सर, ये मैं अर्ज करूं, जजमेंट्स के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं। तो वो जनाब ये, अब इसमें मसला ये है कि जनाब अगर ये पार्लियामेंट में मामला जाता है और पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो राय, अपनी आज़ादाना राय के साथ अगर रेफरेंडम की इजाज़त देते हैं और अवाम के पास आता है, फिर तो ज़ाहिर है जमहूर का मतलब क्या है, जमहूरियत का मतलब क्या है, जमहूर जो कह रही है, अवाम जो कह रहे हैं वही होता है ना। अगर अवाम नए सूबों के हक में वोट दे देते हैं तो फिर जमहूर की बात को माना जाना चाहिए। मैं वैसे सूबों के, अगर रेफरेंडम होता है और मुझे मौका मिलता है वोट डालने का, मैं सूबों की, नए सूबों की मुखालफत करूंगा। मेरे इस हवाले से कई एक तफज़ात हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट से जबरन ये कोशिश करवाई जाए रेफरेंडम की मंजूरी लेने की, तो फिर तो इंतशार ही पैदा होगा ना, फिर तो लड़ाई होगी, फिर सियासतदान जो है वो ज़ाहिर है वो अपनी गेम करेंगे, वो जो चाहते हैं कि नए सूबे बन जाएं वो अपनी गेम करेंगे। ये अब दुआ करें कि मामला जो है इस नहज पे ना चले जाएं कि जनाब जबरन कोशिश की जाए, जनाब कायल करके बात करके, एक दूसरे को कन्विंस करके अगर बात चलती है आगे तो ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलनी चाहिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।